नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इकोनॉमी एसेंशियल्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भारत में गैस के जो भी एक तरह से मूल्य होते हैं, चाहे हम घर में एक तरह से जो हमारी एलपीजी की सप्लाई हो रही है या सीएनजी की अगर हम बात करें, तो सामान्य तौर पर जो भी एक तरह से गैस की आपूर्ति है उसके मूल्य निर्धारण का जो तंत्र है उसमें सरकार ने एक परिवर्तन किया है। और बीते 6 अप्रैल को जो कैबिनेट कमेटी आर्थिक मामलों की है उसके द्वारा अंतिम रूप में इसकी मंजूरी दे दी गई है। वैसे ये जो कमेटी है, आप ध्यान रखें नाम, किरीट-पारेख कमेटी, तो इसकी तरफ से जो सिफारिशें हैं वो पिछले साल ही दी गई थी, लेकिन अब इनको लागू किया गया है। और माना जा रहा है कि इससे जो भी सीएनजी या एलपीजी के मूल्य हैं उनमें काफ़ी हद तक थोड़ी कमी आएगी। तो ये कह सकते हैं हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। तो यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था के अनुसार ये देखेंगे कि ये तंत्र नया जो लाया जा रहा है वो क्या है और पुराना क्या था, क्योंकि जिस तंत्र को हम रिप्लेस कर रहे हैं वो असली में था क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। और साथ साथ जो वर्तमान में लाया जा रहा है वो एक तरह से क्या है। तो जैसा मैंने चर्चा किया, तो समाचार यही है कि कैबिनेट की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है कि जो भी एक तरह से संशोधित रूप में नया किरीट-पारेख कमेटी के अनुसार जो भी अलग अलग तंत्र बताए गए हैं वो भारत में अब गैस के मूल्य निर्धारण में लागू किए जाएंगे। तो ये पूरा जो तंत्र है वो है क्या, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये समिति अगर हम देखें तो पिछले साल ही एक तरह से 2022 में गठित थी और नवंबर 2022 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसमें अध्यक्ष थे किरीट-पारेख। और उनके द्वारा प्रमुख रूप से कुछ फॉर्मूले दिए गए थे कि जिसके आधार पर भारत में गैस की जो प्राइस है उसको एक तरह से निर्धारित किया जाए। आप ध्यान रखें, जब हम गैस के प्राइस की बात करते हैं तो भारत में जो तंत्र है उसे आप प्रमुख रूप से 2 भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें तो ये एक पहला हिस्सा है, तो ये सबसे बड़ा एक तंत्र हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक तरह से एक दूसरा तंत्र हो जाता है। देखिए, पहले तंत्र का मतलब ये है, आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं, नामांकन क्षेत्र, मतलब नॉमिनेशन फील्ड। तो ये प्रमुख रूप से ओएनजीसी, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से देखें ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये 2 संस्थाएं आप ध्यान रखें, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो दोनों एक तरह संस्थाएं हैं, भारत सरकार की हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, इनके द्वारा जहां पर उत्पादन प्रमुख रूप से किए जाते हैं। और ये क्षेत्र अगर हम देखें तो 1999 से पहले ही एक तरह से इनको अलॉट किए गए थे, वहां से ये प्राकृतिक गैस प्राप्त करते हैं। और इसमें आप देखें तो बड़े पैमाने पर, जैसे अगर हम बॉम्बे हाई की बात करते हैं, बेसिन की बात करते हैं, ये सब गैस फील्ड इसमें शामिल हैं। तो 1999 का समय हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए इसी साल से भारत में न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी यानी NELP प्रारंभ हो गया। यानी 1999 के बाद मान लीजिए भारत में कहीं पर ये गैस का भंडार है, तो गैस के भंडार के लिए कौन एक तरह से लाइसेंस प्राप्त करेगा, कौन वहाँ पर एक तरह से उसका पता लगाएगा, ये सारा काम अब भारत में नीलामी के माध्यम से होता है। तो अब ऐसा तंत्र नहीं है कि किसी भी सरकारी संस्था को दे दिया जाए। तो ये 1999 के बाद से लागू है। तो आप ध्यान रखें, 1999 के पहले के जो भी गैस फील्ड हैं जहाँ पर ओएनजीसी या ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा गैस उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर एक तरह से मूल्य का एक अलग तंत्र चलता है और उसको कहा जाता है एपीएम। एपीएम का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, यानी प्रशासित मूल्य तंत्र। तो ये जो एपीएम है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, इसे आप ध्यान रखें कि ये ओएनजीसी और ऑयल जो संस्था है उसके जो गैस फील्ड है वहाँ से जो प्राकृतिक गैस मिलती है उसके मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप देखें कि NELP की जो नीति है उसमें जो भी ब्लॉक नीलामी के माध्यम से दिए गए वहाँ से गैस का उत्पादन हो रहा है। या अगर हम बात करें कि जो आपके NELP से पुराने ब्लॉक हैं लेकिन वहाँ पर सरकार ने पहले से ही समझौता कर रखा है, तो आप कह सकते हैं कि एक 3 तरह का तंत्र हो गया। एक 1999 के पहले के ब्लॉक हैं जो ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड संचालित कर रहा है, कुछ उसी समय के हैं लेकिन भारत सरकार ने वहां पर समझौता कर रखा है कि कीमतें क्या होंगी। और साथ साथ अगर हम देखें जो 1999 के बाद है, तो यहाँ पर तीनों तरह के जो गैस के फील्ड हैं जहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है, सभी के लिए मूल्य निर्धारण का जो तंत्र है वो किरीट-पारेख जो कमेटी है उसके अनुसार एक तरह से किया गया है। तो ये सारे गैस फील्ड भारत में एक तरह से कवर कर दिए गए हैं। वैसे आप ध्यान रखें कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी जिसके द्वारा प्रमुख रूप से भारत में जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, तो बड़ा हिस्सा आप देखें लगभग 70% या उससे थोड़ा ज़्यादा ही आप कह सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म पे शामिल है। 2018-19 का अगर हम सरकारी आंकड़ा देखें तो ये जो 70% का आंकड़ा है ये लगभग 82% के आसपास था। तो आप कह सकते हैं थोड़ी अब गिरावट आई है कारण कोविड के बाद की स्थितियों में।
तो आप कह सकते हैं कि जितना भी भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, जो ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो सबसे बड़ा उत्पादन करते हैं। और ये 1999 के पहले के एक तरह से ब्लॉक हैं जहां से गैस निकाली जाती है। उसके बाद का जो तंत्र है वो आपका NELP नई नीति में जो ब्लॉक नीलामी के लिए दिए गए वहां से गैस, और कुछ अगर मान लीजिए 1999 के पहले के ब्लॉक हैं लेकिन सरकार ने वहां समझौता कर रखा है कि उसका प्राइस हम क्या बनाएंगे। तो सभी को लेकर अब यहाँ पर नया तंत्र आ गया है जो एक तरह से सरकार ने किरीट पारेख कमेटी की सिफारिश पर लागू किया है। तो यहाँ पर नामांकन क्षेत्र क्या होते हैं आप ध्यान रखें, 1999 के पहले से ही इनको प्राप्त हैं। और यहाँ पर आपका APM लागू रहता है और 70% ये एक तरह से योगदान करते हैं किसमें, भारत में जो भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। तो सबसे बड़ा भाग इन्हीं के द्वारा एक तरह से कंट्रीब्यूट किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें कि 1 नवंबर 2014 से अगर हम रंगराजन फॉर्मूले की बात करें, RBI के गवर्नर है C रंगराजन, उनके द्वारा एक जो फॉर्मूला दिया गया था उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत में प्रमुख रूप से ये जो APM है इसका जो गैस का मूल्य है वो एक तरह से निर्धारित होता है। तो APM का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा जो नियंत्रित किया जा रहा है, और जो एक तरह से NELP है नया ब्लॉक है तो वो तो सरकार ने नीलामी पर दिया ही है, उसमें तंत्र सरकार ने बना ही रखा है कि कैसे मूल्य लिया जाएगा। और जो NELP के पहले हैं 1999 के पहले वाले, जहां सरकार ने पहले से समझौता कर रखा है कि भाई जो गैस उत्पादन होगा उस पर हम ये मूल्य लेंगे, तो उनमें तो मूल्य को लेकर कोई एक तरह से कह सकते हैं ऐसी बात नहीं है, वो सरकार के नियंत्रण में ही है। हम बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से जो APM यानी जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म में शामिल है, किसके द्वारा, ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो गैस उत्पादन करते हैं। तो मूल्य निर्धारण का तंत्र अब क्या है, तो नया फॉर्मूला प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें ये एक तरह से अब बन गया है। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक जो पुराना तंत्र था यानी जो वर्तमान में अभी तक चल रहा था, इसमें ये होता था कि हर 6 महीने पर, ये आप देखें पुराना तंत्र है और ये यहाँ पर नया तरीका लिखा हुआ है, तो दोनों जरा ध्यान रखें। तो ये ओल्ड आपका सिस्टम है और ये न्यू सिस्टम भारत में लागू हो रहा है। तो पुराना सिस्टम ये कहता है कि हर 6 महीने में यानी 1 अक्टूबर को अगर हम देखें और सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो 1 अप्रैल के आसपास, तो 6 महीने के अंतर पर एक तरह से जो गैस है उसके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। और जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें 3 महीने का एक गैप लिया जाता है। 3 महीने का गैप का मतलब ये है कि जो मूल्य भारत में अभी तक गैस के लिए लिया जाता है उसमें प्रमुख रूप से 4 अलग अलग जो गैस उत्पादन की जगह हैं दुनिया में, वहाँ पर जो गैस का मूल्य होता है उसके आधार पर लिया जाता है। पहला हेनरी हब की अगर हम बात करें तो ये USA में है, और USA में अगर हम लुसियाना प्रमुख रूप से राज्य की बात करें तो वहाँ पर एक तरह से जो उत्पादन होता है वो जो मूल्य होता है प्राकृतिक गैस का वो लिया जाता है। साथ साथ अगर हम कनाडा में अल्बर्टा की बात करें, UK में नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट और रूस में, तो जो भी भार के आधार पर कीमत होती है इन चारों जगह पर यानी USA, कनाडा, UK और रूस में, उन प्राकृतिक गैस की जो कीमतें होती हैं उनका एक औसत लिया जाता है और उस आधार पर भारत में एक तरह से प्राकृतिक गैस के मूल्य बनाए जाते हैं। और ये क्या है, 6 महीने के एक तरह से अंतर पर रहेगा। तो 6 महीने का अंतर क्यों रखा गया है, तो एक तरह से जो हम बाहरी मूल्य देख रहे हैं उसका सही रूप में लाभ हो पाए उसके लिए 6 महीने का एक गैप यहाँ पर दिया जाता है और पूरे साल भर में एक तरह से एक मूल्य नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर 6 महीने का अंतर है ना, महीने के आधार पर है। तो ये 6 महीने की गैपिंग है। और एक देखिए पॉइंट लिखा हुआ है 3 महीने का अंतर होता है, यानी अगर हम 1 तिमाही की बात करें, यानी जैसे मान लीजिए अगर हम अभी अप्रैल की बात करें तो हो सकता है कि दिसंबर में जो मूल्य लिया गया इन चारों जगह का वो एक तरह से दिया जाए कब, अप्रैल में। तो जो भी मूल्य होता है अगर मान लीजिए हम दिसंबर की बात कर रहे हैं तो 3 महीने का गैप ले लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च के समय में एक तरह से असली मूल्य उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो ये 3 महीने की जो गैपिंग होती थी वो थोड़ा सा अंतर एक तरह से बनाता था कि वास्तविक मूल्य हमें नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर जो भी एक तरह से मूल्य उसको सही रूप में लाने में थोड़ा समय लगता था, इसीलिए ये 3 महीने का गैप लगता है। मतलब वहाँ पर जैसे अमेरिका में, कनाडा में, रूस में, UK में ट्रेडिंग में गैस के मूल्य क्या हैं, उसके संदर्भ में स्थितियाँ सही रूप में मूल्य की मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। तो वो सारी समस्याएं रहती हैं कि 3 महीने का एक गैपिंग यहाँ पर बनता है, भारत में जो भी मूल्य का प्रभाव पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आज के दिन में अमेरिका या इन चारों जगह पर प्राकृतिक गैस के मूल्य बढ़े हैं तो आज से 3 महीने के बाद भारत में मूल्य वृद्धि दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब आप ऐसे समझिए। और मूल्य सरकार हर 6 महीने पर समीक्षा करती है, महीने पर नहीं होता। तो प्राकृतिक गैस में 6 महीने की समीक्षा होती है और इन 4 के आधार पर। तो अब सरकार की तरफ से जो नया तंत्र किरीट पारेख कमेटी के आधार पर आया है उसमें क्या कहा गया है,
उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये पुराना तंत्र अब नहीं होगा। अब जो भी एक तरह से एपीएम है, मतलब एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भारत में मूल्य निर्धारण का कारण बनता है, उसमें सरकार ने यह कहा है कि भारत में जो भी कच्चा तेल एक तरह से आता है, मान लीजिए भारत में कच्चा तेल अगर हम मान लेते हैं कि $85 प्रति बैरल के हिसाब से आ रहा है, तो एक बैरल का मूल्य कितना है? $85। तो जो भी भारत में कच्चे तेल का मूल्य होगा उसका 10% हम प्राकृतिक गैस का मूल्य बना देंगे, यानी लगभग $8.5। तो जो भारत में कच्चे तेल का मूल्य रहेगा उसका 10% हिस्सा होगा, वो एक तरह से माना जाएगा भारत में अब प्राकृतिक गैस के मूल्य का आधार। ये पुराना तंत्र समाप्त। और एक महत्वपूर्ण बात कि मासिक आधार पर, यानी हर महीने इस मूल्य की एक तरह से समीक्षा की जाएगी। तो नया तंत्र आप ध्यान रखें। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर नई एक तरह से गैस की खोज हुई है, तो अगर नई गैस की खोज हुई है या नए गैस के जो भी कह सकते हैं भंडार हैं उनको कोई खोजना चाहता है, तो उसके लिए प्रमुख रूप से आप कैसे प्रोत्साहन देंगे? तो जो भी सरकारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी है या ऑयल इंडिया लिमिटेड है, आप इनको प्रोत्साहित कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पर गैस फील्ड में संभावना है गैस की, आप यहाँ पर कुछ निवेश करके खोज कीजिए। तो कुछ अगर मुझे प्रोत्साहन होगा यानी इंसेंटिव होगा तब तो मैं काम करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, सरकार की तरफ से जो नया तंत्र लाया गया उसमें यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई नया कुआं है जो नामांकित क्षेत्र है पहले से ही, जहाँ पर ये ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड उत्पादन कर रहे हैं, कोई नया मान लीजिए गैस का एक तरह से उत्पादन निकलता है, या मान लीजिए किसी भी तरह से उत्पादन में वहाँ परिवर्तन हो पाता है, बढ़ा पाते हैं आप, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म में मूल्य बनेगा उसमें हम 20% आपको प्रीमियम दे देंगे। यानी यहाँ से मान लीजिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड उत्पादन करते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए एक नई जगह पर गैस का पता चला, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ से गैस का मूल्य देखना है तो बाजार में मान लीजिए 100 रुपये का मूल्य है, हम इसमें 20% बढ़ाकर यानी 120 रुपये आपको दे देंगे। तो सरकार ये कह रही है कि ये 20% का प्रीमियम क्यों दे रही है? इसलिए कि नए गैस फील्ड के उत्पादन को लेकर ये कंपनियां उत्साहित रहें, ये निवेश कर पाएं, क्योंकि ये उनके लिए इंसेंटिव होगा। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें कि जो भी एक तरह से गैस का मूल्य होगा उसको लेकर एक फ्लोर प्राइस बनाया जा रहा है। देखिए, दो तरह का मूल्य होता है। फ्लोर का मतलब आप कह सकते हैं आधार, और एक आपका होता है सीलिंग प्राइस, सीलिंग कह सकते हैं, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये उच्चतम एक तरह से मूल्य होगा। तो दो तरह के मूल्य हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक तो आपका सीलिंग, और फ्लोर का मतलब एक तरह से जो न्यूनतम हमें एक तरह से लेना है। तो दो तरह के मूल्य यहाँ पर कहे गए हैं। तो फ्लोर यहाँ पर बोला गया है प्राइस कितना, $4 प्रति MMBTU। ये देखिए, गैस के एक तरह से जो भी मूल्य होता है उसके मापन के लिए इकाई यूज़ की जाती है, तो मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो नाम ध्यान रखिए, मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये $4 प्रति मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से लेकर सीलिंग प्राइस कितना होगा, 5, यानी फ्लोर प्राइस कितना है, $4, और ये कितना है, $6.5। ये लिमिट बना दी गई है, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर इससे ऊपर है तो अब मूल्य घट जाएगा। तो वर्तमान में आप देखें भारत में लगभग $85 से ज़्यादा का कच्चे तेल का मूल्य है एक बैरल, यानी $8.5 के आसपास, क्योंकि हमने अभी क्या बात करी है, 10%। तो 8.5 मतलब 6.5 अपर लिमिट है, तो जो 8.5 का मूल्य घटकर कितना होगा, 6.5। यानी अभी जो मूल्य चल रहा है प्राकृतिक गैस का, यानी जो भी हमको LPG या CNG सप्लाई हो रही है उसमें मूल्य में गिरावट बिल्कुल होगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम किरीट पारेख कमेटी की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसा कीजिए कि हर वर्ष आप ये कोशिश कीजिए कि जो भी फ्लोर या जो सीलिंग प्राइस है उसमें आप एक तरह से 50% की वृद्धि कीजिए हर साल। ये किरीट पारेख कमेटी के द्वारा कहा गया था, लेकिन सरकार ने इसको बदल दिया। सरकार कह रही है कि नहीं, हम हर साल नहीं करेंगे, हम 2 साल में जो फ्लोर प्राइस है सबसे कम और जो सीलिंग प्राइस है यानी सबसे ऊपर, उसको एक तरह से संशोधित करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे कि 2 साल में 25% की हम वृद्धि कर दें, यानी $4 है, इसमें 25% की वृद्धि कितने, 2 साल के बाद। $6.5 है, तो 2 साल के बाद इसमें हम 25% की वृद्धि करेंगे। तो किरीट पारेख कमेटी ने जो कहा था 1 वर्ष और 50% की वृद्धि फ्लोर और सीलिंग प्राइस में, वो सरकार ने नहीं माना है। और ये भी ध्यान रखें कि एक बड़ी जो शर्त किरीट पारेख कमेटी की थी कि सरकार को कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि सरकार की तरफ से प्रयास ये रहे कि 2027 यानी 1 जनवरी 2027 से भारत में जितना भी एक तरह से प्राकृतिक गैस का जो भी मूल्य होता है वो बाजार के तंत्र पर चला जाए।
ये किरीट पारेख कमेटी की प्रमुख सिफारिश है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कही है। तो ये संभावना अभी नहीं है कि पूरी तरह से बाजार पर नियंत्रित होगा 2027 से, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास जरूर कर रही है। तो अभी जो तंत्र है वो सरकार ने बता दिया है कि क्या लागू किया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इससे ये कि घरों में जो भी पाइप के माध्यम से एक तरह से जो एलपीजी की सप्लाई की जा रही है, यानी अगर हम पाइप नेचुरल गैस की बात करें, आप देखें घरों में जो सप्लाई किया जा रहा है, इसके मूल्य में एक तरह से कमी आएगी, सीएनजी के मूल्य में कमी आएगी। और सीएनजी के मूल्य के कमी होने का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो परिवहन है वो थोड़ा सा सस्ता होगा। और एक तरह से घरों में आप देखेंगे जो कुकिंग एक तरह से जो हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, उसमें भी थोड़े से मूल्य में गिरावट आएगी। तो लोगों के घरों के जो बिल है एक तरह से महीने के, उसमें भी एक गिरावट हो सकती है, ये सरकार का मानना है। वैसे आप ध्यान रखें, अगर हम भारत में प्रमुख रूप से देखें तो गैस आधारित जो बिजली उत्पादन इकाइयाँ हैं वो भी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस लेती हैं। जैसे सबसे बड़ा अगर हम देखें प्राकृतिक गैस की जो आपूर्ति का तंत्र है वो जाता है फर्टिलाइजर के पास। तो यहाँ पर आप देखें कि जो बिजली उत्पादन है, अगर प्राकृतिक गैस सस्ता मिलेगा तो बिजली सस्ता उत्पादन होगा, तो बिजली के मूल्य भी गिरेंगे। उर्वरक की बात करें, सबसे ज़्यादा गैस जो भारत में आपूर्ति होती है वो एक तरह से जो उर्वरक का उत्पादन होता है उसके लिए, खास तौर से अगर हम यूरिया की बात करें तो भारत में आप देखें 32 यूरिया की उत्पादन की इकाइयाँ हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो 30 प्राकृतिक गैस का प्रमुख रूप से उपयोग करती हैं। तो इनको एक तरह से काफ़ी यहाँ पर फर्क पड़ेगा। और बची हुई 2 अगर हम देखें तो नेफ्ता का उपयोग करके प्रमुख रूप से जो भी यूरिया उसका उत्पादन करती हैं। तो माना जा रहा है कि सरकार का जो सब्सिडी का बिल है वो घटेगा, क्योंकि अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया में सब्सिडी का नियम ये होता है कि जो भी एक तरह से कंपनी है जिनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है यूरिया का, उनकी लागत क्या आती है, और भारत सरकार के द्वारा यूरिया का एमआरपी बताया जाता है, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। मान लीजिए 50 किलो यूरिया की लागत कोई कंपनी कहती है कि 700 रुपये है, और सरकार कहती है कि नहीं, किसान को आपको केवल 300 रुपये में बेचना है, तो अंतर कितना है? 400 रुपये। ये सरकार सब्सिडी दे देगी उर्वरक उत्पादक कंपनियों को। तो अब उनको यूरिया उत्पादन में जो गैस है वो सस्ती मिलेगी, तो उनकी लागत क्या होगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए 700 की जगह 600 हो गई, तो सरकार, अब देखिए अंतर कितना हो जाएगा? 300। तो सरकार को सब्सिडी केवल 300 रुपये देनी पड़ेगी। तो सरकार की जो सब्सिडी का बिल है वो भी उर्वरक के क्षेत्र में घटेगा। और आप देखें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मूल्यों में गिरावट होगी, वास्तविक नहीं है, टेंटेटिव है, मतलब एक अनुमान है। तो अनुमान पे देखिए आप प्रमुख रूप से क्या बता रहा है। जैसे अगर हम सीएनजी की प्राइस की बात करें प्रति किलो, तो आप देखें पुणे में वर्तमान में 92 रुपीज़ है, ये माना जा रहा है कि 87 रुपये हो जाएगा। इसी तरह सिंधुदुर्ग, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, मेरठ और बोकारो में आप देखें सभी जगह कुछ ना कुछ सीएनजी के मूल्यों में गिरावट आएगी। इसी तरीके से जो भी एक तरह से पाइप के माध्यम से नेचुरल गैस की सप्लाई की जा रही है उसमें अगर हम देखें तो आप देखें हर जगह कुछ ना कुछ मूल्य में गिरावट आएगी। तो मूल्यों में कमी होगी, ये सबसे बड़ा एक लाभ माना जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। वैसे अगर भारत में नेचुरल गैस इंडस्ट्री की बात करें प्रमुख रूप से, तो 2030 तक अगर हम देखें तो सरकार का लक्ष्य है कि भारत में जितना भी एक तरह से गैस का उत्पादन हो रहा है और जो खपत किया जा रहा है, तो खपत का हिस्सा भारत में प्रमुख रूप से केवल 6.4% है। यानी भारत में जो भी एक तरह से ऊर्जा का अलग अलग खपत होता है, प्राकृतिक गैस केवल 6.4% है। सरकार इसको 2030 तक 15% करना चाहती है। तो अगर प्राकृतिक गैस के मूल्य थोड़े नियंत्रित होंगे तो शायद इसका उपयोग बढ़ पाए। वैसे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उर्वरक के क्षेत्र में जाता है लगभग 30%। उसके बाद आप देखें कि जो भी एक तरह से शहरों में गैस आपूर्ति की जाती है पाइप के माध्यम से या सिलेंडर के माध्यम से, वो 20% है, और बिजली क्षेत्र में 15%। तो ये 3 सबसे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर एक तरह से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। और भारत अगर हम देखें तो लगभग माना जाता है कि 46 से लेकर 50% तक अपनी जो भी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता उसको आयात करता है। कभी कभी ये आंकड़ा 50 के ऊपर भी गया है। साथ साथ अब ये भी ध्यान दें कि अगर हम घरेलू परिवहन क्षेत्र की बात करें, या एक तरह से हम बात करते हैं कि जब हम सतत विकास को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम कार्बन उत्सर्जन को घटाना चाहते हैं, तो हम नवीकरणीय ऊर्जा पर जाना चाहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा पर जाने के लिए एक तरह से आवश्यक क्या है कि प्राकृतिक गैस को एक तरह से संक्रमण ईंधन माना जाता है, ट्रांजिशन फ्यूल माना जाता है, कि आप पेट्रोल डीजल को छोड़कर पहले प्राकृतिक गैस पर आइए, फिर आगे के तंत्र में यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर जा सकते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं तो सीधी शर्त है कि कहीं ना कहीं उसके मूल्य घटने चाहिए। तो किरीट पारेख कमेटी की एक तरह से कह सकते हैं जो सिफारिशें लागू की गई हैं, इससे मूल्यों में गिरावट अवश्य आएगी। वैसे आप ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी एक तरह से प्राकृतिक गैस हम खरीदते हैं, भारत में जब आता है तो उसमें मूल्य में थोड़ी वृद्धि होती है,
क्योंकि जब हम बाहर से गैस एक तरह से ले रहे हैं तो गैस को आप देखें तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी ये गैस से तरल में बदला जाएगा। उसके बाद इसे आप देखें टैंकर में भर के पानी के जहाज के माध्यम से किसी भी तरह से भारत में पहुंचाया जाता है, और जब भारत में आता है तो दोबारा इसको गैस में बदला जाता है। तो गैस से लिक्विड में, लिक्विड के टैंकर के रूप में भारत में, फिर उसको गैस में कन्वर्ट किया गया। तो ये सारे प्रोसेस में जो भी गैस होते हैं उसके मूल्य थोड़े से बढ़ते हैं। तो ये कारण रहता है कि जो हम बाहर से प्राकृतिक गैस लाते हैं उसके मूल्य में थोड़ी वृद्धि होती है। आज की चर्चा के आधार पर एक हम प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, लगभग 70% से अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन ओएनजीसी और OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित नामांकन व्यवस्था के गैस फील्ड द्वारा किया जाता है। ये 1999 से पहले इनको मिले हुए हैं, तो पहला ठीक है। दूसरा, अपतटीय प्राकृतिक गैस उत्पादन का हिस्सा भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% है। यानी अगर हम एक तरह से समुद्री क्षेत्र में देखें तो वो प्रमुख रूप से आप देखें भारत में लगभग आपका 65% से ज़्यादा है, न कि 50%, तो ये गलत है। तीसरा, भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 40% प्राकृतिक गैस आयात करता है। अभी हमने देखा था कि 46 से लेकर 50, और कोविड काल में आप देखें तो ये 50% से थोड़ा ऊपर भी गया था। तो लगभग आपका 45% से ज़्यादा है, तो लगभग 40% का आंकड़ा नहीं है। लगभग 45 कहा जाता तो हम इसे जरूर सही कर सकते थे, तो गलत है। केवल पहला कथन सत्य है, यानी हमारा उत्तर है सी, केवल एक, यानी जो हमारा पहला कथन है वो सत्य है। तो आज के सत्य को यहीं पर जो हमने प्राकृतिक गैस के मूल्य के संदर्भ में बात करी तो समाप्ति करते हैं उस सत्र की, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो अलग अलग पहल हैं वो इकोनॉमी एसेंशियल्स में हम आपके सामने लाते रहें। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर के माध्यम से हमारा जो प्रोत्साहन है वो लगातार करते रहें। और इस पहल के संदर्भ में जो भी आपके विचार हैं, किसी भी तरह का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।